नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उससे देश में आक्रोश है। दूसरी ओर जो पर्यटक वहां कुछ अच्छी यादें समेटने गए थे, अब उनकी आंखें उस बात की गवाही दे रही हैं जो मंजर उनके लिए बेहद खौफनाक था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के परिवार से मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बातचीत की। पहलगाम में कैसे आतंकियों ने नरसंहार किया, परिवार ने जो बयां किया, यकीन मानिए उसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। इस समय सीधा हम रायपुर चल सकते हैं और रायपुर से मेरे साथ नेहा मिरानिया है जो कि दिनेश मिरानिया जी की धर्मपत्नी है और उनके सपुत्र हैं। नेहा मिरानिया और शौर्य मिरानिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत दुखद है और इस दुख की घड़ी में समूचा देश नेहा जी आपके और शौर्य के साथ खड़ा हुआ है और बहुत कायराना हमला था आतंकियों का। क्या हुआ था उस दिन? कुछ सिचुएशन ऐसा था कि मेरा बच्चा अलग जगह पे था, मेरा हस्बैंड दिनेश अग्रवाल जी एंड लक्षिता एक जगह पे थी एंड मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम चली गई थी एंड मैंने अपना मोबाइल, अपना पर्स दिनेश को दिया एंड मैं वॉशरूम चली गई। जब मैं वॉशरूम के अंदर थी तो मुझे फायरिंग की कुछ आवाज़ आई थी, बट कोई नहीं सोचता कि जब वो वहां गया है उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक होगा। तो बस वेरी नॉर्मल कि कुछ एक्टिविटी चल रही है। पर जब मैं बाहर निकली तब देखा कि टेररिस्ट का अटैक हुआ, तब भी मुझे नहीं समझा कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ लोग जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक हुआ है एंड वो मुझे खींच के किसी तरीके से भी जो भी कुछ छुपे हम, फिर बोला कि भागना होगा हमें अपनी जान की सुरक्षा के लिए। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे वहां रह गए, मैं नहीं जा सकती हूँ, आई कैन नॉट लीव माई फैमिली। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर थे, उससे पहले चालू हो चुका है, शुरू हो चुका था ये अटैक, तो जो जहां होगा वो वहां से चले गए होंगे। तो मैंने कहा मेरी फैमिली मुझे छोड़ के नहीं जाएगी सर। तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ आप जान बचाइए, आप कुछ मत सोचिए और आपको सब आपकी फैमिली नीचे मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए, बस चलिए भागिए। तो जितना आर्ग्यूमेंट चला था तब कोशिश में गई थी कि मैं वापस मेरे हस्बैंड एंड मेरी फैमिली के पास जाऊं, तो ऐसा कि कोई हमारी तरफ बंदूक लेके दौड़ा, तो मैं डर गई कि हाँ ऐसा ही कह रहे हैं, इनको भी नहीं पता चला कि मुझे कुछ हो जाए या 10 तरह के ख्याल आए थे। तो कुछ लोगों ने खींच के वो गॉज के धक्का मारा कि भागना चाहिए, तो जिस तरीके से हम भागे, बट पूरे रास्ते ख्याल आ रहा था कि मैं इनको छोड़ के आ गई हूँ, इनको नहीं पता होगा ये नीचे नहीं आए और ऊपर रह गए और कुछ हो गया तो मैं कैसे पता करूं कि ये ऊपर है या नीचे आ गए। इस तरह का बहुत कुछ जगदोजहद दिमाग में चल रही थी। फोन नहीं था, कैश नहीं था, कुछ भी नहीं था हाथ में। जो साथ में थे टूरिस्ट सबके पास फोन थे, लेकिन नेटवर्क हर किसी के फोन में नहीं था। तो कुछ एक जो थे उनका नेटवर्क था, तो उनसे मैंने किसी तरीके से फोन लेके मैंने शौर को कॉल किया, अपने बच्चे को कॉल किया। तो शौर ने बताया कि मम्मी मैं नीचे आ गया हूँ, पापा और लक्षिता मेरे साथ नहीं है। तो मैंने इस पर चिल्लाया भी कि तुम पापा लक्षिता को छोड़ के नीचे कैसे आ गए। तो उसने बताया कि मम्मी मेरे बगल से ही फायरिंग फर्स्ट चालू हुई, जो भी कहानी थी फिर उसने मुझे जैसे बताई। मैं सुबह के रो रही थी, मेरे सांस नहीं आ रही थी, बट किस तरह से हिम्मत करके पहुंची, अपने बच्चे के पास पहुंची। तो मेरे बच्चे ने मुझे स्टेबल किया। हमारा ड्राइवर था एक सोहेब भाई बोल के, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, उनके पास हैंड ओवर करके बोला मम्मी मैं पापा लक्षिता को देखने जा रहा हूँ। एंड यही सब कुछ चलता रहा, कुछ होता रहा। फिर किसी तरीके से मेरी बच्ची से मेरी बातचीत हुई। नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया वापस से। 4 बजे तक फोन लगा एक बार, तो किसी ने उठाया, कहा कि किसी और ने उठाया, कहा कि फोन चार्ज पे लगा है। तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता इस माहौल पे कि मेरे हस्बैंड फोन चार्ज पे लगा के आपको देंगे। तो आई अंडरस्टूड कि कुछ फिशी है। तो उन्होंने फिर मैंने अपने ड्राइवर साहब को कहा कि आप अपनी भाषा में पूछिए कि कहाँ हैं ये लोग। तो उनको उन्होंने बताया कि नीचे भेज दिया गया है। उनको यही बताया कि गोली लग गई है, नीचे भेज दिया गया। बट मेरे ड्राइवर साहब ने मुझे नहीं बताया, सोच के कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। नीचे भेज दिया सुन के लगा कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कहीं से अनाउंसमेंट हुई है, किस तरह का से क्या हो मुझे नहीं याद है। फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ भागी एंड फिर लक्षिता से मिली मैं। मेरी बेटी मुझे वहां दिखी, हाथ में कट था, खून
थे, कपड़े में कीचड़ था, कपड़े फट रखे थे कि वो भी भाग के किस तरीके से नीचे आई थी। तो मैंने पूछा बेटा पापा कहाँ हैं? उसने कहा मम्मी पापा को गोली लगी है। ये सुनने के बाद आई वॉज वेरी शैटर्ड बिकॉज माई हस्बैंड हैज सम इश्यूज जिसमें उनके ब्लड क्लॉट हो जाता है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है थिन रखने के लिए, क्योंकि उनको शॉर्ट होकर उनको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने अपनी मॉम को कॉल किया, किसी से फ़ोन लेके, या मेरे बच्चे के फ़ोन में नानी का नंबर था, मुझे नहीं याद आ रहा। एंड एक मैंने अपने इन लॉ फैमिली में कॉल किया कि दिनेश नहीं मिल रहे हैं, उसको गोली लगी, भैया क्या करूं। तो मेरी जो नानी फैमिली वहाँ थी, या जो भी बापू की कथा में आए थे, वहाँ से मुझे हेल्प भेजें ऐसा करके। बाय द टाइम फिर मैंने रक्षा को कंपोज करके थोड़ा सा बैंडेज वगैरह कराया। गवर्नमेंट को ढूंढ रही थी मैं, दिनेश को नहीं मिला, सब जगह चेक की, तो उन्होंने हमको क्लब हाउस में भेज दिया। तो हम तीनों का क्लब हाउस गए, बट फिर लगा कि हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि ही इज बीन शॉट, दैट मीन्स आई कैन नॉट सिट आइडल एंड आई कैन नॉट रिलैक्स। तो हम वहां से वापस आ गए एंड फिर हम पुलिस को बार पूछ रहे थे कि दिनेश का डिस्क्रिप्शन ये है, नहीं मिल रहे हैं, आप चेक करिए कहाँ है। तो वो बोले मैम कोई भी खबर आएगी आपको बताया जाएगा। उन्होंने हमारा डिस्क्रिप्शन लिया, सब कुछ फ़ोन लिया, सब कुछ लिया। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मेरे बच्चे ने मुझे वहाँ से, कर्फ्यू का सीन था, कहीं सब दुकानें बंद थी, बट वहाँ के लोगों ने बहुत मदद की, मैं कहना चाहूँगी। सब पानी पिलाना, मेरी बच्ची को एक होटल वाले भैया ने बंद था खोल के खाना खिलाया, मुझे चाय पिलाया, अलेक्सा को पूरे टाइम बैठने की जगह दी। फ़ोन एक दुकान वाले ने दुकान खोल के नया मोबाइल खरीद के दिया, सिम एक्टिवेट किया। इस तरीके से मदद भी बहुत कुछ मिली। फिर कुछ 7:30-8 बजे के आसपास मुझे लगता है मेरे बच्चे के पास फ़ोन आया। मेरे बच्चे का फ़ोन मेरे पास आया कि मम्मी एक बार आप आइए लक्ष्ता को छोड़ के अकेले। ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन था मेरे हस्बैंड का। तो जब मैं वहाँ गई मुझे मेरे पति का बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ा। बहुत दुखद बात है क्योंकि शौर्य वहाँ था। शौर्य जब गोली मार रहे थे, जब गोली चला रहे थे, तो आतंकी क्या कह रहे थे, क्या पूछा और वो घटनाक्रम क्या था? तो मेरी जब नीचे आने के बाद मेरी सिस्टर से बात हुई, जब वो थोड़ी स्टेबल हुई थी, तो उसने बताया वो और पापा ट्राम्पोलिन के पास में खड़े हुए थे। तो उनके पास पे कोई बंदा भागते भागते आया एक गन लेके। तो उसने पापा को बोला कलमा पढ़ने को। पापा को नहीं समझा। पापा ने कैप और चश्मा उतारा, उतने में उन्होंने शॉट कर दिया पापा। उसके बाद पीछे में कोई अंकल थे, उसने लक्षिता को पुल किया पीछे कि वो बचा लेंगे। उन्होंने उनसे भी सेम चीज पूछी, उनको नहीं पता, तो उनको सीधा हेड पे शॉट किया। देन एक थर्ड गाय था जिसको कलमा पता थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कलमा पढ़ी। फिर उन्होंने ही लक्षिता को बचाया जिन्होंने कलमा पढ़ी थी, और उनको फेंस करा के सब करा के नीचे लेके। तो जिसने कलमा नहीं पढ़ा, ये तो हमने सुना भी है और भी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ पर कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। एक तरह से बहुत ही दुखद खबर है और बहुत ही दुख की घड़ी है आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आपको कि इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ खड़ा है, देश का शासन आपके साथ खड़ा है, देश में जो 140 करोड़ लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने अपने परिवारजन को खोया है, अपने पिता को खोया है। उस दुख की पूर्ति कभी नहीं हो सकती जीवन के अंदर। लेकिन आप बदला कैसा चाहते हैं? सर हमने अपना परिवार नहीं खोया है, हमारा परिवार ही टूट गया, बिखर गया है। खोया नहीं है, खत्म हो गया हमारा परिवार। आप समझ सकते, एक सिंगल फैमिली में किसी मेल को ऐसा कुछ होना, फैमिली बिखर गई है सर हमारी। आप कुछ भारत की सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? ऑलरेडी हमको सरकार बहुत मदद कर रही है। आज मैं मेरे बच्चों के साथ में यहाँ नीचे पहुंची हूँ तो मेरे ख्याल से मैं उनकी सपोर्ट से ही पहुंची हूँ। श्रीनगर के कोई मिनिस्टर हों या छत्तीसगढ़ के हों या उड़ीसा के हों या कहीं के डिप्टी सीएम है हमारे छत्तीसगढ़ के, शाह जी खुद मिलने आए, मोदी जी तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, सबका सपोर्ट है। कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही है कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को एक शहीद होता है
वैसा रिस्पेक्ट दिया, बस उसकी उपाधि मिले, ये बस उम्मीद रखती हूँ। क्योंकि दिनेश को खोने का डर तो रहेगा सर, कभी भी नहीं जाएगा, बट अगर ये सरकार उन्हें ये कहती कि वो अब शहीद हुए तो जब उनको याद करेंगे लगेगा ठीक है, बहुत इज्जत से गए मेरे हस्बैंड। जी, इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ कहने की हम स्थिति में नहीं है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इस देश का शासन जो है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ज़रूर बदला लेंगे जो हमारे लोगों के साथ हुआ है। और जिस तरह का ये अत्याचार हुआ है, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी माताजी का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता की दिवंगत आत्मा को शांति दे। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं।